हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 3.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। सृष्टि, पुष्पा, आरती, काजल, लक्ष्य, सृष्टि, भरत, नीलू, आयुष, नौसीन। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। तो आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलिजन थ्योरी। छोटा सा पोर्शन है और पीवाईक्यूज कर लेंगे अपन। ठीक है, क्लियर एकदम? करें स्टार्ट। चलिए, तो कहानी यहां से शुरू होती है। कोलिजन थ्योरी और पीवाईक्यू डिस्कशन है, लेकिन उसके पहले लेक्चर नंबर 8 के आपके डाउट ले लेते हैं। डाउट में मोस्टली आपको ये वाले डाउट थे ज्यादातर लोगों के, है ना। बाकी मैंने ऑडियो में रिप्लाई दे दिया है ऑलरेडी। अब इनमें जो सबसे ज्यादा बार डाउट पूछा गया वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में आप लोगों को दिक्कत आ रही है। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आपको दिक्कत क्यों आ रही है इसमें। बड़ी आसान सी चीज है ये तो। देखो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उससे प्रोडक्ट बन रहा है, प्लस हीट लिखा है या ए प्लस बी माइनस हीट लिखा है या ए प्लस बी से प्रोडक्ट बनाया और डेल्टा एच नेगेटिव लिखा है, इन तीनों चीजों का ही मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, इन तीनों चीजों का मतलब होता है एक्सोथर्मिक। और अगर ऐसा लिखा है ए प्लस बी प्लस हीट, इससे प्रोडक्ट बनाया, ए प्लस बी प्रोडक्ट माइनस हीट ऐसा लिखा है, और ए प्लस बी से प्रोडक्ट और डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा है, तो ये तीनों चीजें डिनोट करती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिप्रेजेंटेशन है इसका। अब कई लोगों को दिक्कत कहां थी पता है? कई लोग कह रहे थे सर यहां पर +38 लिखा है तो आपने डेल्टा एच नेगेटिव कैसे लिख दिया? अरे भाई, वो हीट के फॉर्म में लिखा है +38, उसका मतलब डेल्टा एच के फॉर्म में माइनस लिखोगे, है ना। क्लियर? एक डाउट ये पूछा R25/3 कैसे लिखा। देखो, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारी जूल वाली यूनिट में है तो आर को हम 8.314 लिखते हैं ना, और 8.314 को ही हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए 25/3 लिख सकते हैं ना, 25/3। अगर ये तुम्हारा कैलोरी में होता तो आर को हम 2 लिख देते। ठीक है, ठीक। एक डाउट ये था कि ये कम तो रेट ज्यादा कैसे? बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कम एनर्जी चाहिए पहाड़ के पीक तक पहुंचने के लिए, और पहाड़ के पीक तक ही तो पहुंचना है तुम्हें। रिएक्शन हो जाएगी ना अगर पीक तक पहुंच गए तो। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर एनर्जी कम लग रही है पीक तक पहुंचने में, इसका मतलब रेट ज्यादा है। अगर पीक तक पहुंचने में एनर्जी कम लग रही है तो रेट ज्यादा होगी ना, सीधी सी बात है। जैसे मान लो ग्राफ से समझाता हूं जरा। एक रिएक्शन का, मान लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, एक रिएक्शन का ग्राफ ये दे रखा है और एक दूसरे रिएक्शन का ग्राफ ये दे रखा है। ठीक है, बताओ कौन सी वाली रिएक्शन फास्ट होगी? बताओ भाई, सीधी सी बात है। इसका जो ईए है एक्टिवेशन एनर्जी, और इसका जो ईए है, पहाड़ के पीक तक किसमें आसानी से पहुंच जाओगे? सेकंड वाले में। अगर इधर रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, इधर R2 है, तो R1 कम होगी, R2 ज्यादा होगी। पीक जितना छोटा होगा उतना अच्छा है हमारे लिए, है ना। पीक जितना छोटा होगा उतना अच्छा है हमारे लिए। एकदम क्लियर है काफी लोगों को? वेरी नाइस। अब कई बच्चों का यह भी डाउट था, सर आपने डेल्टा एच को प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी क्यों लिखी? बेटा, ये तो फॉर्मूला होता है ना डेल्टा एच का। भाई, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था डेल्टा एच क्या होता है? एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, है ना। क्लियर एकदम? चलें आगे। डन है मामला? चलिए भाई,
अब चलते हैं हम कोलिजन थ्योरी पर। बड़ी आसान सी थ्योरी है, लेकिन कोई भी थ्योरी जब बनाई जाती है तो उसके कुछ अजम्पशन लिए जाते हैं। तो हम यहां पर क्या मान के चलेंगे वो देखें। हम यहां पर यह मानकर चलेंगे कि कंसीडर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल लाइक हार्ड स्फेयर। मॉलिक्यूल को हम हार्ड स्फेयर मान के चलेंगे, स्फेयर मान के चलेंगे, और वो स्फेयर आपस में टकरा रहे हैं जिससे प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब मॉलिक्यूल का जब कोलिजन होता है तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये कोलिजन थ्योरी बताती है। कोलिजन मॉलिक्यूल का होगा तो मॉलिक्यूल को कैसे मानेंगे, हम उसको स्फेरिकल मॉलिक्यूल मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है भाई? पहली बात तो आप ये समझ लो कि कोलिजन और इफेक्टिव कोलिजन में क्या मतलब है। कोलिजन वर्सेस इफेक्टिव कोलिजन, क्या अंतर है इसमें? ठीक है, ये वर्ड पर ध्यान देना। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है? ठीक, मान लीजिए एक कार है, ठीक है। सपोज कार लॉन्च करनी है किसी कंपनी को, तो वो टेस्ट वगैरह करवाते हैं, उनके लिए अलग से एक जगह होती है जहां पर टेस्ट किए जाते हैं कार की कि किस तरीके से कार वर्क करेगी। मतलब एक डिटरमाइन कर देते हैं पैरामीटर, जैसे मान लो एयरबैग कब खुलने चाहिए, गाड़ी के एयरबैग कब खुलने चाहिए। आपने देखा होगा कई सारे यूट्यूब पर वीडियोस डले हुए हैं जो टेस्टिंग होती है जब गाड़ी की। तो अगर अपन उस चीज पर ध्यान दें कि एयरबैग कब खुलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा उस बात को। मान लो आपके पास कार है, आप टेस्ट कर रहे हो उसको, और आपने उसको दीवार में मार दिया, ठीक है, आपने एक्सीलेटर दिया, दीवार में मार दिया, तो एयरबैग खुलेंगे या नहीं खुलेंगे वो किस बात पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कोलिजन इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं। भाई अगर मान लो ये दीवार है, ठीक है, आप कार लेकर आए, ऐसे हल्के से टच कर दी, कार लेकर आए हल्के से टच कर दी, तो कोलिजन तो हुआ, लेकिन एयरबैग नहीं खुले, हमें एयरबैग खोलना है, तो इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। अब ये इफेक्टिव कोलिजन किस बात पे डिपेंड करेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले आप कोलिजन वर्सेस इफेक्टिव कोलिजन को समझ लो। बात समझ में आई? भाई अगर आपको गाड़ी के एयरबैग खोलने ही हैं तो आपको प्रॉपर स्पीड में भी गाड़ी की टक्कर करानी है ना। ऐसा थोड़ी है 40 की स्पीड में आपने दीवार में मारी और एयरबैग खुलने लगे, ऐसा थोड़ी होता है। एक परमिसिबल लिमिट होती है कि भाई इतनी लिमिट होगी, मतलब इतनी स्पीड से अगर टकराएगा तो ही एयरबैग खुलेंगे। लेकिन सिर्फ इसी बात पर डिपेंड नहीं करता, कोलिजन भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 160 की स्पीड से जा रहे हो और गाड़ी जो है टच करके निकाल रहे हो, है ना, समझना बात को। 160 की स्पीड में और गाड़ी टच करके निकालो तब भी एयरबैग नहीं खुलेंगे। पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव के लिए क्या क्या बात है डिटरमाइन करेंगी? बढ़िया स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, बहुत तेज स्पीड से टकराना चाहिए, टक्कर बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब ऐसा है, जैसे मान लो आप सामने दीवार है, ठीक है, आप गाड़ी ले गए बहुत स्पीड में और आपने स्टीयरिंग मोड़ दी, तो टच कराते हुए निकल गए, कोलिजन नहीं हुआ प्रॉपर, ठीक है, क्लियर। तो कोलिजन बहुत अच्छे होने चाहिए, स्पीड बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इफेक्टिव कोलिजन किस बात पे डिपेंड करता है? इफेक्टिव कोलिजन और कोलिजन में क्या अंतर है ये समझ गए? भाई कोलिजन तो किसी भी स्पीड में हो सकते हैं। भाई मान लो आप 20 की स्पीड में आराम से ले जा रहे हो गाड़ी, डुन 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 डुन, 20 की स्पीड में ले जा रहे हो गाड़ी और टच करा दिया आपने, तो एयरबैग थोड़ी खुलेंगे, ठीक है। एयरबैग खोलने हैं तुम्हें, तुम तो ये समझ लो। तो इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, कोलिजन से मतलब नहीं है, इफेक्टिव कोलिजन से मतलब है। तो आप इन दोनों में डिफरेंस समझिए, कोलिजन वर्सेस इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट पर ही कोलिजन होगा कि एयरबैग खुले। अगर एयरबैग नहीं खुल रहे हैं, मान लो 10 की स्पीड में, 15 की स्पीड में, 20 की स्पीड में आपने गाड़ी मार दी दीवार में, तो थोड़ी एयरबैग खुलेंगे। बढ़िया टक्कर होनी चाहिए, बढ़िया टक्कर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है एकदम। कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन का मतलब समझ गए? कोलिजन किसी भी स्पीड में हो सकता है, इफेक्टिव कोलिजन के लिए पर्टिकुलर स्पीड होनी चाहिए। आइए और डिटेल में इसको समझते हैं। ये 2 लाइनें लिख ली होंगी आप लोगों ने अब तक, तो आइए जरा इसको और अच्छे से समझते हैं।
और डिटेल में समझते हैं। देखो जरा, कोलिजन थ्योरी के तीन बेसिक पार्ट होते हैं। तीन बेसिक पार्ट क्या? कोलिजन थ्योरी में सबसे पहली बात, मॉलिक्यूल का कोलिजन तो होना चाहिए भाई। कोलिजन थ्योरी में मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए? कोलिजन। तो मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड, मतलब कोलिजन तो जरूरी है ना, ऐसा थोड़ी कोलिजन नहीं हुआ और कोलिजन थ्योरी पढ़ने लगे। कोलिजन थ्योरी में कोलिजन होना चाहिए मॉलिक्यूल का, ठीक है। और सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कम स्पीड से टकरा रहे हो, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी से टकरा रहे हो, एयरबैग खुल ही नहीं रहे। आपको एयरबैग खोलने बढ़िया काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी और ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। मॉलिक्यूल एकदम आमने सामने ऐसे टकराएं, ऐसा नहीं कि टच करके निकल गए, ऐसा नहीं कि बस टच करके निकल गए। टकराना चाहिए, टकराना चाहिए, टकराना चाहिए, टकराना चाहिए, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है वैसे भी आपके सिलेबस में, और आसान सी है। क्या? पहली बात, कोलिजन होना चाहिए, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से होना चाहिए, और ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चैट बॉक्स में सभी लोग लिख कर बताएं, बोर्ड पे ना देखें। बोर्ड पे नहीं देखेगा कोई, चैट बॉक्स में लिख के बताओ जो मैंने बोला अभी फटाफट से। कोलिजन तो जरूरी है भाई, कोलिजन थ्योरी में कोलिजन होना चाहिए, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से होना चाहिए, और प्रॉपर ओरिएंटेशन से होना चाहिए। बोलो फटाफट से, चैट बॉक्स में लिखो, जल्दी लिखो सभी लोग। अरे कोलिजन थ्योरी के लिए कोलिजन तो होना चाहिए ना। तो कोलिजन हो, काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए कि एयरबैग खुले, और ओरिएंटेशन प्रॉपर होना, ऐसा नहीं टच करके निकल गए, बढ़िया ओरिएंटेशन होना। ओरिएंटेशन का मतलब आमने सामने टकराएं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन चीजें आपने चैट बॉक्स में जो लिखी वो अपने कॉपी में भी लिख लें इसी तरीके से, तो जल्दी समझ आ जाएगा आपको। बहुत बढ़िया बेटा, स्नेहा, अपूर्वा, वेरी नाइस। चलें आगे, लिख लिया? चलो भाई ध्यान दीजिएगा आप जरा। अब हम बात कर रहे हैं, आप लोगों ने एक ग्राफ का नाम सुना होगा गैसी स्टेट चैप्टर में, ठीक है। आपको मतलब याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको बना के दे दूंगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का ग्राफ आपने एक बनाया था, तो हम उसी ग्राफ से समझेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए हम लिखेंगे क्या? द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to e to the power माइनस EA बाई RT। ठीक है, अभी समझाता हूं ये कहां से आया। e to the power डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू e to the power माइनस EA बाई RT। तो किसी भी रिएक्शन की रेट क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है e to the power माइनस EA बाई RT। अब एक ग्राफ होता है जहां से ये निकल के आता है, तो वो ग्राफ हमें सॉल्व नहीं करना होता, बस उसको समझना होता है। ये कहां से आती है वैल्यू? यहां से आती है। थोड़ा थोड़ा आपको याद आ जाएगा ग्राफ। इधर लिख रहा हूं मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इधर लिख रहा हूं एनर्जी। एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आता था, ठीक है। देखा हो आप लोगों ने तो। देखना सर, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है?
ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। भाई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब देखो, किसी भी रिएक्शन की रेट किस बात पे डिपेंड करेगी? कोलिजन पे डिपेंड नहीं करेगी ना, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करेगी। और उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए आप ये देखोगे कि फ्रैक्शन क्या है मॉलिक्यूल का जो ये रिएक्शन करवा रहे हैं। वो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिवाइडेड बाय होता है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। मान लो आपने एयरबैग खोलने के लिए 100 कोलिजन कराए, 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, 40 की स्पीड से, 50 की स्पीड से, 150 की स्पीड से, 160 की स्पीड से, 170 की स्पीड से, और एयरबैग 150 पे खुल रहे हैं। तो कौन से वाले कोलिजन से रिएक्शन मानोगे? 150 और उसके ज्यादा वाली मानोगे ना, 20, 30, 40 से थोड़ी होगी। लेकिन हां, वो तो कोलिजन है, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। कोलिजन तो है लेकिन इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। वो 150 की स्पीड में ही एयरबैग खुलते हैं, ऐसा मतलब मान लिया अपन ने कि 150 में खुलेंगे। तो 150 और उसके ज्यादा अगर तुम चले गए तो एयरबैग खुलना निश्चित है। उसके नीचे रहोगे 130, 140, 135, 120, 100, उस पे एयरबैग नहीं खुलेंगे। लेकिन वो कोलिजन तो है, इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। मान लो तुमने 100 कोलिजन करा, उसमें से 30 कोलिजन का ही स्पीड 150 से ऊपर था, है ना, तो वो इफेक्टिव कोलिजन हो जाएंगे। 100 में से 30 का ही, मान लो 100 कोलिजन कराए तुमने और 30 की ही इफेक्टिव कोलिजन थी 150 की स्पीड वाले, जिसमें एयरबैग खुलते थे, तो 30/100 उसका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन होता है। सर अब कितनी एनर्जी होनी चाहिए? मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए? मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए? तो याद करो, एक्टिवेशन एनर्जी तुमने पढ़ रखा है। अगर मैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी दे दूं तो पहाड़ के पीक तक पहुंच जाएगा, और पीक तक पहुंच गया मतलब रिएक्शन हो गई। इसका मतलब एनर्जी कितनी होनी चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए कम से कम। तो अगर ये वाली लाइन एनर्जी की है तो एक्टिवेशन एनर्जी के पीछे यहां पर जो भी फ्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल का, वो रेट को डिटरमाइन नहीं करेगा, ये वाला पोर्शन नहीं करेगा, ये वाला करेगा। क्यों? मिनिमम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, और ये वाली लाइन एनर्जी की है। देखो, ये वाली लाइन एनर्जी की है, तो यहां जितना भी मॉलिक्यूल है उससे रेट डिटरमाइन नहीं होगी। रेट किससे डिटरमाइन होगी? इतने पोर्शन से, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, देखना ध्यान से, मतलब इतना फ्रैक्शन। ठीक है, ग्राफ को और आगे तक ले जा सकते हो, टच मत कराना क्योंकि एक्सपोनेंट वाला ग्राफ है, इस वाली लाइन को टच नहीं करेगा, है ना। तो ये मैं क्या लिखूंगा? ये बोलूंगा ये क्या है? ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इफेक्टिव कोलिजन, विद इफेक्टिव कोलिजन मतलब मिनिमम ये तो होना चाहिए ना रिएक्शन कराने के लिए। तो ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनका इफेक्टिव कोलिजन है। कोलिजन तो यहां भी हो रहा था लेकिन उनकी एनर्जी कम थी ईए से, हमें ईए मिनिमम एनर्जी ईए तो चाहिए। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद इफेक्टिव कोलिजन, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, कैसे? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी, विद एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ईए, विद एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का जो मिनिमम ईए लेकर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो यही इफेक्टिव कोलिजन है।
ठीक है, तो ये क्या है, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ये। और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने पर, मतलब इसकी एक इक्वेशन होती है, याद करो, बोल्ट्जमैन वाली एक इक्वेशन होती थी एक्सपोनेंट वाली, उसको याद नहीं करना आपको, ऐसी एक इक्वेशन होती थी इस वाले ग्राफ की, उसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल कर आती है। तो ये क्या होता है, e⁻⁻⁻⁻, यही होता है क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो वैल्यू है ना फ्रैक्शन, ये इतनी निकल के आती है, तो यही क्या है तुम्हारा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। तो e⁻⁻⁻ क्या है, यही है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू E। क्या है ये, फ्रैक्शन है। ठीक है, यस, एक बच्चे ने अच्छा लिखा, मुनव्वर ने लिखा है मैक्सवेल का कर्व, बिल्कुल सही। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी का जब तुम स्टडी करते हो और मैक्सवेल वाली इक्वेशन से जब सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू निकल के आती है। इसलिए लिखा है कि रेट किस बात पे डिपेंड करेगी, इफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करेगी। और इफेक्टिव कोलिजन हम किस फॉर्म में निकाल रहे हैं, देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में। कोलिजन तो देखो जब रिएक्शन चल रही होगी, मान लो कंटेनर है, कंटेनर में मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, धड़ाम 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 टकरा रहे हैं, लेकिन कौन से वाले तुम्हें मानने हैं जिससे रिएक्शन हो रही है, हर एक कोलिजन से रिएक्शन नहीं होती, इफेक्टिव कोलिजन से रिएक्शन होती है। और इफेक्टिव कोलिजन को कौन डिटरमाइन करता है, वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी कम से कम ये होनी चाहिए या उससे ज्यादा है तो भी चलेगा। 150 की स्पीड में एयरबैग खुलते हैं तो 160 पे भी तो खुलेंगे ही ना, मिनिमम 150 पे खुलते हैं, ऐसा हमने मान लिया था। तो मिनिमम ये होनी चाहिए, अब ये से ज्यादा होगी तब भी कोलिजन होगा, उसको हम इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे, और ये से कम होगी तब भी कोलिजन होगा, लेकिन उसको इफेक्टिव नहीं बोलेंगे। भाई अगर 150 तुमने सेट कर दिया लिमिट की, भैया 150 पर कोलिजन हो रहा है, अच्छा मतलब यहां पे एयरबैग खुलते हैं तो 160 पे खुलेंगे लेकिन 140 पे नहीं खुलेंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर 150 पे खुल रहे हैं तो 160 पे तो खुलेंगे ही ना। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी से कम और एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी से कम और एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी तो कोलिजन दोनों ही केस में होते हैं। एक केस में इनइफेक्टिव कोलिजन होते हैं और एक में इफेक्टिव कोलिजन होते हैं। इनइफेक्टिव मतलब इधर जितना भी हो रहा होगा फ्रैक्शन, ये यहां जितने भी मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे वो सब इनइफेक्टिव होंगे, जो हमारे किसी काम के नहीं है, जो हमारे किसी काम के नहीं है। हमारे काम के कौन से हैं, जिनकी एनर्जी मिनिमम ये हो या उससे ज्यादा हो, वो हमारे काम के। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, e⁻⁻⁸ और e⁻⁻⁸ क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं इस जगह से, तो मैं क्या लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू, यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटा रहा हूं, यहां लिख रहा हूं ZAB e⁻⁻⁸ और ZAB क्या होता है, ZAB होता है, मान लो मैंने A की B से रिएक्शन कराई और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन के लिए हम बोलते हैं ZAB, मतलब ये होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड। पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड कितने इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं। मैं कोलिजन नहीं लिख रहा, यह ध्यान रखना, क्या लिख रहा हूं मैं, इफेक्टिव कोलिजन लिख रहा हूं। मतलब वैसे कोलिजन जिनसे एयरबैग खुलते हैं, मतलब वैसे कोलिजन जिनसे रिएक्शन होती है, मतलब वैसे कोलिजन जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम रहेगी ये, या उससे ज्यादा होगी तब भी काम हो जाएगा, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ZAB होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये नोट करो। फिर इसमें एक टर्म और इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, पहले आप ये पूरा नोट कर लो। ठीक है, और e⁻⁻⁸ क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी E या उससे ज्यादा होती है। देखो एग्जाम में कोलिजन थ्योरी से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आएंगे तो दो सवाल हो सकते हैं। एक थ्योरेटिकल सवाल, जो कि मैं बार बार इफेक्टिव कोलिजन पर फोकस कर रहा हूं। मतलब कोलिजन थ्योरी का बेसिक क्या होता है, भैया कोलिजन होना चाहिए, बढ़िया काइनेटिक एनर्जी के साथ होना चाहिए, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, और ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है,
ये थ्योरेटिकल सवाल इससे बन जाएंगे। जितनी थ्योरी तुमने मुझसे सुनी इन्हीं में से आएगा, अगर थ्योरेटिकल आया तो। न्यूमेरिकल सवाल आता है इससे, तो मैं अभी सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, दो टाइप के सवाल इसमें होते हैं, नोट कर लो पहले इसको। नोटेड। लिख लिया सभी लोगों ने? डन, चलो बहुत बढ़िया। आओ जरा अब हम एक चीज और बात कर लें। ठीक है, टू अकाउंट प्रॉपर ओरिएंटेशन वन फैक्टर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फैक्टर पी इज इंट्रोड्यूस। मतलब हमें ओरिएंटेशन कैसे बताएंगे? जैसे कोलिजन हो रहा है, पहली बात, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से हो रहा है, दूसरी बात, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। उसको कैसे बताया भाई? प्रोबेबिलिटी पे भी तो डिपेंड करेगा ना कि कितनी प्रोबेबिलिटी है उसी स्पीड से टकराए, उसी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से टकराए। मतलब 150 पर एयरबैग खुलते हैं तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि 150 वाली टक्कर हम ऑब्जर्व कर पाए? उसके लिए कुछ ना कुछ टर्म तो देना पड़ेगा ना भाई। टक्कर तो बहुत सारी हो रही है, मान लो 100 टक्कर हो रही है, 100 में से सिर्फ 30 टक्कर ही ऐसी है जिससे इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ेगी कि कितनी है। इसलिए हम एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। कोई कैलकुलेट नहीं करना, बस ऐसी थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो हम क्या करते हैं, अब जो हमारी रेट होगी वो हम लिखेंगे P इंटू जेड ए बी ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये तुम्हारा फाइनल रेट का एक्सप्रेशन होगा अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। और P क्या है यहां पर? ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर लिखा ही हुआ है, देखो P क्या है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। सर इस चीज को हम कैसे समझाएंगे? इसको समझाने के लिए हम एक रिएक्शन समझाते हैं। जैसे भाई ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? दो टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, समझना बात को। अगर ओरिएंटेशन से तुम प्रोबेबिलिटी फैक्टर को कनेक्ट कर रहे हो तो ओरिएंटेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन और एक होता है इम्प्रॉपर। भाई प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब जैसे मान लो हेड ऑन कोलिजन होना है या बैक साइड से कोलिजन होना है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि किस कोलिजन में एयरबैग खुल रहे हैं। मान लो एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है, बढ़िया काइनेटिक एनर्जी से टकराई और एयरबैग खुल गए, तो इसको बोलेंगे ओरिएंटेशन। ऐसा नहीं कि टच करके निकल गई, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब आमने सामने टक्कर हो रही है, या एक कार आगे दूसरी पीछे से आ रही है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा ना हो कि बस टच करके निकल जाए। प्रॉपर ओरिएंटेशन, कोलिजन अच्छा होना चाहिए, है ना। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन को कैसे समझाते हैं, देखें। एक रिएक्शन होती है, क्लास 12th में आप पढ़ोगे, SN2 रिएक्शन का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। SN2 रिएक्शन इसको बोलते हैं। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस रिएक्शन देख लो, बाकी SN2 पढ़ोगे तब समझ जाओगे। CH3Br की रिएक्शन हो रही है OH माइनस के साथ, ठीक। और यहां पर भी सेम वही है, CH3Br की रिएक्शन हो रही है OH माइनस के साथ। अब होता क्या है, OH माइनस मतलब इसके पास भी लोन पेयर और Br के पास भी लोन पेयर। तो अगर ये OH माइनस सामने से अप्रोच करेगा तो ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, मतलब इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। क्यों? लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, Br के लोन पेयर बोलेंगे भागो बेटा यहां से, OH माइनस को भगाएंगे। जबकि यहां पर क्या होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब OH माइनस बोलेगा अरे यार सामने से तो Br नहीं जाने दे रहा, तो एक काम करो, अपन आगे से नहीं जा रहे, अपन पीछे से चलते हैं। तो पीछे से अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा, तो ये बनाएगा CH3OH, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, और Br माइनस। तो यहां रिएक्शन हो रही है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, वो रिएक्शन में अलग अलग हो सकता है, मैं तो बस एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, है ना। वो रिएक्शन में अलग अलग हो सकता है, मैंने बस एक एग्जांपल लिया है कि इस तरीके से ओरिएंटेशन समझाने के लिए। OH माइनस अगर सामने से अप्रोच करता तो Br का लोन पेयर है, उसको रिपेल करता, भगाता, तो OH माइनस बोलेगा हम पीछे से अप्रोच करेंगे, ठीक है।
तो इसका मतलब होता है ओरिएंटेशन। और इस चीज को बताने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोबेबिलिटी, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वाले टक्कर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वाले टक्कर ज्यादा हो रहे हैं, तभी तो आप रेट निकाल पाओगे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वाले टक्कर हो रहे हैं, ठीक है। तो टक्कर तो ये भी हो रहे होंगे, लेकिन ये इससे टकराएगा लेकिन भगा देगा इसको। भाई आपने बोला ना कोलिजन थ्योरी में मॉलिक्यूल को स्फीयर मानेंगे, तो टक्कर तो होगी लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, भगा देगा। तो टक्कर तो ये भी है, टक्कर तो ये भी है, ये इफेक्टिव टक्कर है जिससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ये इफेक्टिव कोलिजन है, ठीक है। कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं करना आपको कि पी निकलवा लें आपसे, ऐसा कुछ नहीं है न्यूमेरिकल, ठीक है। बस एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऐड करना था कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप की टक्कर हो, उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया पी, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके दो टाइप के सवाल बताता हूं, पहला थ्योरेटिकल, दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो कंप्लीट हो जाएगा आपका, लिख लो। नोट कर लो तो बता देना, फिर एक थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे, तो आप समझ जाओगे कि हाँ कोलिजन थ्योरी में ये चीजें होती हैं। नोटेड। प्रोबेबिलिटी का मतलब कोई मैथ्स वाली प्रोबेबिलिटी नहीं लगानी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है, जैसे मान लो तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हें दीवार में मारनी है, तुमने 100 बार टेस्ट किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 30 बार ही तुम्हारी टक्कर इफेक्टिव हो पाई, तो 30/100 ऐसे बोल देंगे हम कि ये इसका फ्रैक्शन है, ठीक है। चलिए भैया, आइए एक थ्योरेटिकल एक न्यूमेरिकल सवाल पढ़ो जरा, क्या कह रहे हैं। पहले आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का। केमिकल रिएक्शन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, देयरफॉर द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन अकरिंग इन अ यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच पजेसेस एनर्जी लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। बताओ। अच्छा, यहां पर एक वर्ड लिखा थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोलिजन थ्योरी में एक्टिवेशन को थ्रेशोल्ड बोला गया है ना। वैसे आप जब वो पढ़ते थे ना आरएनएस थ्योरी, वहां पर थ्रेशोल्ड अलग होती थी और एक्टिवेशन अलग होती थी। कोलिजन थ्योरी में ये जो ई लिखा है ना, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब एक लिमिट, थ्रेशोल्ड का नाम ही है ना थ्रेशोल्ड, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट या लिमिट जिसको क्रॉस कर दो तो रिएक्शन हो जाए। तो कोलिजन थ्योरी में उन्होंने ई को थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम दे दिया है। आरएनएस वाली थ्योरी जो ग्राफ वाली थी, याद करो, उसमें थ्रेशोल्ड अलग होता था और एक्टिवेशन एनर्जी अलग होती, ध्यान रखना है ना। चलो पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, गलत बात, सभी कोलिजन से रेट डिटरमाइन नहीं होती है, इफेक्टिव कोलिजन से रेट डिटरमाइन होती है। दूसरा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच पजेसेस एनर्जी लेस देन द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब यहां पर ईए है, कोलिजन थ्योरी में थ्रेशोल्ड को बोला है ईए, है ना, मतलब मिनिमम एनर्जी इतनी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने तो यहां लेस देन लिख रखा है, जबकि ग्रेटर देन होना चाहिए। मिनिमम ईए होगी और उससे ज्यादा होनी चाहिए ना, कम नहीं चलेगी, कम नहीं चलेगी, है ना। तो ये भी गलत है। टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन एकदम सही है। तो रेट किस बात पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करती है। काफी लोगों ने एकदम सही आंसर दिया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जनता का सही है। एक न्यूमेरिकल पढ़ लो। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन 2AB से A2+B2 बना रहे इज 200 किलो कैलोरी पर मोल। तो एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी, इसको मैं लिख लेता हूं। न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो पहले डेटा लिख लिया करो क्या है। ये किलो कैलोरी में है तो इसको कैलोरी में चेंज कर लो, किलो कैलोरी को कैलोरी में चेंज कर लिया। टेम्परेचर कितना दिया है, हाउ 1000, है ना। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ईए। तो ये फ्रैक्शन क्या हुआ करता था, ये फ्रैक्शन हुआ करता था e⁻⁻ तो तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, e⁻⁻ ई के फॉर्म में आंसर बताना है, ठीक है। तो बताओ जरा कैसे निकालेंगे, देखो। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, e⁻⁻ पुट कर दो वैल्यू, e⁻⁻ कितना है 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय
आर किस में रखोगे, एनर्जी किस में है, एनर्जी किस में है, कैलोरी में, तो आर भी कैलोरी में 2 रख देंगे और 1000 केल्विन ये टेम्परेचर हो गया। इससे ये उड़ा देंगे, 2 से ये कट जाएगा 100, तो e टू दी पावर -100 इज द फाइनल आंसर। ई के फॉर्म में आंसर देना था आपको। चेक कर लो जरा क्या यही आया। तो ये 2 टाइप के सवाल कोलिजन थ्योरी से हो सकते हैं, थ्योरेटिकल बता दिया, न्यूमेरिकल वाला बता दिया। ठीक है, e टू दी पावर -100, बहुत बढ़िया, काफी लोगों का आ गया था। समीहन, वेरी नाइस। द न्यूट्रल, क्या नाम रखा घर वालों ने, द न्यूट्रल, वाह। श्वेता, वेरी गुड। प्रभु, अभिषेक, कृतिका, उमरा, वेरी नाइस। साफिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी थी आपकी कोलिजन थ्योरी की। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर यहां पर हम समाप्त करते हैं। अब इसमें एक पोर्शन और होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, उसको हम बाद में कवर करेंगे, है ना, उसको हम बाद में कवर करेंगे। पहले अपन अपना इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर कर लेंगे। आइए जरा पीवाईक्यू की तरफ चलते हैं और सवाल आपके सामने आते जाएंगे और आप फटाफट फटाफट आंसर करते जाना। ठीक है, तैयार हैं सभी लोग? सीट बेल्ट बांध लो, नहीं तो एयरबैग खुल जाएगा। ठीक है, चलो आओ, चलिए। सीट बेल्ट बांधने से एयरबैग खुलता है वैसे तो। लेकिन तुम्हारा बिना सीट बेल्ट के खुल जाएगा। चलो भाई, क्या कह रहे हैं? एन एंडोथर्मिक रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, बताओ जरा। एम्स 2005 से शुरू कर रहे हैं अपन। एंडोथर्मिक चाहिए और क्या चाहिए? हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाला चाहिए। एंडोथर्मिक में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होनी चाहिए? ज्यादा। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, पोल क्रिएट कर दूं क्या? चलिए भाई, कहां गया भाई पोलम पोल? स्टार्ट कर दिया पोल, चलो भाई बताओ। 100% से शुरू किया, वाह, वेरी नाइस। अरे अरे, कुछ तो गलत करो, 2 4, हाँ कर दिया ना, बहुत बढ़िया। 71, 81, 83। भाई एंडोथर्मिक चाहिए ना। एंडोथर्मिक देखो, 2 चीजें हैं, एंडोथर्मिक और हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंडोथर्मिक कौन सा है बताओ जरा, देख के बताओ। देखो यहां क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो ये तो एक्सोथर्मिक है। यहां भी रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, ये एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की ज्यादा होती है ना, यहां प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, ये एंडोथर्मिक है। और यहां प्रोडक्ट की ज्यादा, रिएक्टेंट की कम, ये एंडोथर्मिक है। तो सी और डी में से हो सकता है आंसर, लेकिन एक और कंडीशन है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें देखो जरा, इसमें चेक करो आप, इधर एक्टिवेशन एनर्जी देखो और इधर देखो, कौन सी वैल्यू ज्यादा है बताओ। साफ साफ दिख रहा है चेन्नई, इसलिए काफी लोगों ने आंसर भी किया है। 80% से ज्यादा जनता का सही है। क्लियर? वेरी गुड। चलो भाई, अगला सवाल आ रहा है, संभाल लेना। चलो, फॉर द रिएक्शन व्हेन ए इज इक्वल टू 2.2 मिलीमोलर है, ये स्मॉल एम कैपिटल एम मिलीमोलर। द रेट वॉज फाउंड टू बी 2.4 मिलीमोलर पर सेकेंड। ऑन रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू हाफ, द रेट चेंजेस टू 0.6। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए इज, ऑर्डर बताना है, करो ट्राई, सोचो। क्या पोल नहीं आया तुम्हारे पास? क्या बात कर रहे हो? अरे आया तो है पोल यार, हमने तो क्रिएट किया था, 80% से ज्यादा जनता का सही था।
देख लेते हैं एक बार और, पोल तो आना चाहिए। चलो ये वाला सवाल करके बताओ। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। जा तो रहा है पोल भैया है। ओ भैया पोल जा रही है। बताओ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। देखो चेक करो, पोल आया होगा सबके पास। फटाफट से आंसर करें। सभी लोग आया, पोल तो चला गया। ये बता दो आंसर। हाँ 87% जनता 82% पे आ गई। वेरी नाइस। आओ देख लेते हैं क्या कह रहे हैं भाई। कोई रिएक्शन कह रहे हैं आपसे, ए इतना है। चलो आओ देखते हैं। रेट कैसे लिखोगे? रेट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इसकी पावर, मुझे ऑर्डर नहीं पता क्या है, तो एन लिख दूंगा और यहां लिखूंगा R1/R2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 1 / कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू इसकी पावर एन। क्या ये बात सही है? R1 कितना है? 2.4। R2 कितना है? 0.6। मिलीमोलर है तो उसको चेंज नहीं करना क्योंकि रेट में भी मिलीमोलर है। अब ये कह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ए को क्या कर दिया? हाफ कर दिया। ए को क्या कर दिया? हाफ कर दिया। तो अगर ये A1 है तो A2 क्या कर दिया? A1 का हाफ। A2 क्या कर दिया? A1 का हाफ। आ गया आंसर। देखो इससे कट गया, 2 ऊपर चला गया, ये 4 आ गया, तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर n आ जाएगा। देखो तो n क्या आ जाएगा यहां से? 2। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, बदलापुर आंसर हो जाएगा। क्या यही आया आंसर सबका? चेक कर लो, यही आना चाहिए। सिंपल सा सवाल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, कर लिया होगा आप लोगों ने। अगला सवाल देखें जरा। AIPMT 2008, द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर डिफरेंट रिएक्शन आर 10 की पावर 16 e⁻⁻2000/t एंड 10 की पावर 15 e⁻⁻1000/t रेस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर एट विच K1 इक्वल टू K2 इज। ठीक है, 2 बार यहां लिख गया है द टेम्परेचर, इसको हटा लो, यहां से पढ़ लो, है ना। द टेम्परेचर एट विच K1 इक्वल टू K2, बहुत आसान है, सिंपल सा K1 K2 बराबर कर दो। करो जरा एक बार ट्राई, सिंपल K1 K2 को बराबर कर दो। करो, ट्राई करो, सबका आंसर आएगा। सिंपल K1 K2 बराबर कर दो। आया पोल? देखो बहुत बढ़िया, 66% से शुरू हुआ है मामला।
आया? चलो बहुत बढ़िया, आओ सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। K1 K2 बराबर करना है ना, तो क्या कर दूं मैं, 10 की पावर 16 ई टू दी पावर माइनस 2000 बाई टी और 10 की पावर 15 ई टू दी पावर माइनस 1000 बाई टी। सही बात है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, कैसे देखें। 10 की पावर 15 से 10 की पावर 16 कट गया 10 टाइम्स, भाई एक ही पावर ज्यादा आ रही है ना। ठीक, इसको नीचे ले जाते हैं तो ये 10 इज इक्वल टू, ये नीचे जाएगा तो ई टू दी पावर माइनस 1000 बाई टी अपॉन ई टू दी पावर माइनस 2000 बाई टी। नीचे ले गया बस मैं ना। अब नीचे से ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, क्या, ई टू दी पावर 2000 बाई टी और इंटू ई टू दी पावर माइनस 1000 बाई टी। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी ये, लेकिन यहां माइनस लगा, बेस सेम है तो 2000 बाई टी माइनस 1000 बाई टी, तो 10 इज इक्वल टू ई टू दी पावर 1000 बाई टी बचेगा, 1000 बाई टी ऐसा। और इसमें मैं ln ले लेता हूं, कैसे, यहां आ जाएगा ln 10 इज इक्वल टू 1000 बाय टी ln e, और ln e 1 होता है। ln 10 को मैं लिख रहा हूं 2.303 log 10 और log 10 1 होता है। देखो यहां तो ln e 1 हो गया और यहां log 10, इसको 1 पुट कर देंगे तो t आ जाएगा 1000 बाय 2.303 केल्विन। चिन्ह ही आंसर आ रहा होगा, चेक कर लो। देखो K1 K2 सिंपल बराबर किया मैंने और बस सॉल्व कर लिया इसको। क्या यही आया था आपका आंसर? देखें तो कितने लोगों का आया है। 79% जनता का एकदम सही आंसर है। 79% जनता का एकदम सही आंसर यही आया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चेक कर लो आप एक बार, बहुत आसान है। चलें आगे, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं 2009 के सवाल पर। आइए, फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 इफ DNH3 बाई dt इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 द वैल्यू ऑफ माइनस DH2 बाई dt वुड बी, मतलब ये वैल्यू ऑफ माइनस DHT आगे था, ये वुड भी इधर था, है ना, तो ये आगे पीछे देख लेना, मतलब माइनस DH2 बाई dt निकालना है। करो जरा, आसान है ये तो, फटाफट से सभी लोग। DNH3 बाई dt तुम्हें दे रखा है कितना, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। करो, क्या लग रहा है आंसर, पोल दे देता हूं। करो जरा, आसान है ये तो, बहुत आसान सवाल है। आया पोल, 79% जनता से शुरू हुआ है। अरे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो ना। देखो H2 और अमोनिया के टर्म में लिखूंगा मैं, कैसे, माइनस DH2 अपॉन 3dt इज इक्वल टू प्लस डी अमोनिया डिवाइडेड बाय 2dt। क्या ये बात सही है? सही बात है। अब देखो जरा क्या लिखना है, मुझे निकालना है माइनस DH2 बाई dt, है ना, तो 3 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3/2 और डी अमोनिया बाई dt कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। आ गया आंसर। देखो इससे ये कट गया तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4। सिंपल सा सवाल है, बदलापुर आंसर है। चेक कीजिएगा सभी लोग। यही आया आंसर बेटे। बेटा रिवीजन करते रहो भाई, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। ये सब चीजें पहले लेक्चर में अपन ने सीखी थी। डन 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 डन, वेरी गुड। अगला सवाल, फॉर द रिएक्शन A प्लस बी से प्रोडक्ट इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल। सिर्फ A को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है,
समझ लो, बात को समझ लो, है ना। आगे अब मैं नहीं बोल रहा, खुद समझदार हो। ऑन डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी देयर इज चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 8 इन द रिएक्शन। चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 8 द रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सा सवाल है, मुझे तो साफ साफ आंसर समझ आ रहा है। आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो और आंसर कर दो। सिर्फ ए को डबल करने पर रेट डबल हो रही है और ए और बी को डबल करने पर रेट 8 टाइम्स हो रही है, तो कॉमन साइंस लगेगी यहां पर और आंसर आ जाएगा आपका। देखते हैं कितने लोगों का आता है। 60, 75%, 79, वेरी गुड, 83। गजब ही खेल रहे हो आज तो, वाह, वेरी नाइस। आज जनता एकदम फॉर्म में चल रही है ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बेटे। सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, इधर देखिएगा। इनका कहना है ऑन डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल। सिर्फ ए को चेंज करने पर रेट डबल हो रही है, इसका मतलब ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल सही बात है। ऑन डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी देयर इज चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 8। अब सुनो मेरी बात, ए से तो डबल हो रही थी, तो बी की पावर कितनी होनी चाहिए कि 8 टाइम्स हो जाए? 2 होनी चाहिए ना। क्यों? देखो, पहले वाले स्टेटमेंट से ये समझ आ रहा था कि आर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, ठीक। अब यहां चलोगे तो आर ए के प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन बी की पावर कितना कर दें कि वो 8 टाइम्स हो जाए? अगर मैं ए और बी करता तो डबल डबल करने पर ये होती 4 टाइम्स, यहां स्क्वायर कर दो तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ये 8 टाइम्स हो जाएगा। सही बात है, समझे बात को? तो क्या हो जाएगा? चेन्नई आंसर आ जाएगा, सीधा कॉमन साइंस है। अगर सिर्फ तुम ए को डबल करते हो तो रेट डबल हो रही, सिर्फ ए को डबल करने से रेट डबल, बिल्कुल सही बात है। अब ए और बी दोनों को डबल कर रहे हो तो ये ऐसा दिखेगा, सिर्फ ए को करोगे तो ऐसा दिखेगा। सही बात है ना? तो चेन्नई आंसर आ जाएगा। सबका आ गया होगा, वेरी गुड। अगला सवाल, ये वाला सवाल करें, ये हम शायद कर चुके हैं, है ना? ये सवाल हम कर चुके हैं, हटा देते हैं, मुझे याद आ गया ये सवाल मैंने आपको करवाया था। ठीक है, ये सवाल हो चुका है तो दोबारा क्यों करना। 1386 वाला सवाल ये भी हो चुका है। ठीक है, तो ये हटा देता हूं मैं। ये हम क्लास में कर चुके थे जब मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर और एक बार मैंने BrO3 माइनस, याद करो आप लोग, BrO3 नेगेटिव वाला, है ना? चलो ये वाला कर लो। याद आ गया मुझे, वो दोनों सवाल हो चुके हैं। चलो इधर आओ, आपकी नोटबुक में भी होंगे, क्लास की कॉपी में। द रेट ऑफ रिएक्शन 2NO plus Cl2 gives 2NOCl is given by rate equation this. The value of rate constant can be increased by, बताओ। Increasing the concentration, increasing the concentration, increasing the temperature, doing all of these। बताओ रेट कांस्टेंट किस बात पे डिपेंड करता है? आपने बहुत अच्छे से समझ रखा है इसको। मैं पोल क्रिएट कर देता हूं तो मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ तुमने समझ रखा है। बोलो। 93% जनता एकदम सही कह रही, वेरी नाइस। अरे क्या बात है बेटे, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। के किस बात पे डिपेंड करता है? के डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके सामने लिखा है, सॉल्व करें जरा। फॉर द रिएक्शन N2O5 से 2NO2 plus half O2 द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज गिवन। N2O5 की दे रखी है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 इज रेस्पेक्टिवली। करो जरा, सॉल्व करके बताओ इसको सभी लोग। AIPMT 2010 तुरंत से पहले सॉल्व करें।
क्या लग रहा है, पोल दे दूं? चलिए बताएं जरा। बताइए, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। काफी लोगों ने अभी तक गलत किया है यार, क्या बात कर रहे हो। मात्र 31% जनता, ओ एम जी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। करें स्टार्ट? चलो देखो, पहले मैं NO2 का निकाल लेता हूं, ठीक है। तो मैं इसका और इसका रिलेशन लिख रहा हूं, अगली स्लाइड में O2 के साथ लिख दूंगा। तो ये आएगा -DN2O5 डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट 1 ले लूं, 1 dt इज इक्वल टू, इधर आएगा प्लस DNO2 डिवाइडेड बाय 2 dt, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब मुझे दे रखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, मतलब -DN2O5/dt की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6.25 इंटू 10⁻³ ये 2 इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस DNO2/dt। ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा दिखेगा। और 6.25 इंटू 2, ठीक है, 6 पॉइंट, ऑप्शन रॉन्ग है, चेक कर लेते एक बार। ये हो जाएगा आपका 10, 5, 12.5 10⁻³ यह आएगा प्लस DNO2/dt, यह आएगा आंसर आपका 12.5। ऑप्शन में चेक करेंगे जरा एक बार। ऑप्शन में अच्छा, अभी अपने को वो भी निकालना है दूसरा, दोनों निकाल के चेक कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो आ गया DNO2/dt, ये 12.5 इंटू 10⁻³ दूसरा O2 वाला निकाल लेते हैं। अब मैं इसका और इसका रिलेशन लिख रहा हूं, देखना, इसका और इसका, देखना जरा ध्यान से। -DN2O5/1 dt इज इक्वल टू प्लस DO2/½ dt। सही है, 1/2 था ना उसका कॉफिशिएंट, 1/2 मतलब 2 पर चला जाएगा, और ये वैल्यू दे रखी थी 6.25 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2 और DO2/dt। सही है, अब तो मैं DO2/dt निकालना, 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3.125 इंटू 10⁻³ तो DO2/dt बेटा ये आया, और NO2 का निकाल लिया था अपन ने, 3.125 है ना, इंटू 10⁻³। अब चेक कर लो 3.125, तो C और D में से बचा, A और B तो गलत हो गया, 3.125। अच्छा, यहां पर ऑप्शन गड़बड़ है, क्योंकि 12.5 जो है ना, इसको लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं ना, है ना। तो ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, करेक्शन है ऑप्शन में, सही कर लो इसको सभी लोग, प्रिंटिंग एरर है यहां आएगा 10⁻², ठीक है, इस जगह पे, क्योंकि 1.25 के आसपास तो आ ही रहा था ना ये 12.5। चेन्नई आंसर है, आप चेक कर लो, है ना, थोड़ा करेक्शन है, -2 आएगा यहां पे। ये तो अपना सही है एकदम, 3.125 इंटू 10⁻³, ठीक है, बस यहां माइनस है, यही आया था ना आंसर।
यही आया था। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, कर लिया। चलो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। चलो भाई अगला सवाल है। कर चुके इस टाइप के सवाल। 2a+b 1/3, मतलब वही कॉफिशिएंट 1/3 दे रखा है, c+d। तो आपको बताना है रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या होगा। बहुत बार ऐसे सवाल तुम कर चुके हो, याद करो, बहुत बार ऐसे सवाल तुम कर चुके हो। करो, ट्राई करो जरा एक बार, बताओ मुझे। टेबल वाले सवाल याद नहीं है तुम्हें? एक बार हम ऐसा सोचते थे कि ए हट जाए, एक बार बी हट जाए, ऐसे ना। करो करो। हम्म, ट्राई करें जरा, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं। चलिए भाई, आया पोल। करें, ट्राई करें, बहुत सिंपल है। एक बार ऐसे सोचो कि ए हट जाए और एक बार बी हट जाए। सोचो सोचो सोचो। देखो, अगर मैं बी को हटाता हूं तो ये वाला पकड़ो और ये वाला पकड़ो, ये दोनों लोग गए तो ये कट जाएगा। यहां क्या आएगा, 0.1/0.4, मतलब 1/4 की पावर x इज इक्वल टू, कौन सा डिवाइड किया, फर्स्ट और फोर्थ वाला। तो 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.4 इंटू 10⁻²। यही किया। अब जरा ध्यान दो, 2.4 इंटू 10⁻² को तुम लिख सकते हो 24 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ तो कट जाएगा, मतलब ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 जाएगा और इस पूरे से ये कट जाएगा, और 6 से कट जाएगा 4 बार। सही है, चेक कर लो एक बार। तो 1/4 की पावर x इज इक्वल टू 1/4, तो यहां से x 1 आ जाएगा, तो a की पावर तो 1 आ गई, सिंपल सा। ठीक, ऐसे सोचना है आपको। क्लियर है? अब एक बार हम ऐसे सोचेंगे कि a हट जाए, ये सोच लिया आप लोगों ने, बस इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं अगले पेज पर, कि मैंने क्या करा, इसको और इसको डिवाइड करा, फर्स्ट और फोर्थ को, तो क्या आया, 0.1/0.4 इसकी पावर x इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.4 इंटू 10⁻², यही आया। ठीक, पॉइंट हटाया, इधर 10 आ गया और ये कट गया, इससे ये कट गया और 6 से कट गया ये 4, और ये 1/4 की पावर x, तो यहां से x आ गया 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को ले लेता हूं तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये a हट जाएगा। जब ये दोनों कट जाएंगे तो 0.2/0.4 की पावर y, 0.2 अपॉन 0.4 की पावर y कर देंगे अब, इज इक्वल टू, सेकेंड और थर्ड डिवाइड किया तो 7.2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 2.88 इंटू 10⁻⁻1। सही है? और आप ये वाला पॉइंट हटा के देखो जरा, आप ये पॉइंट हटा के ऊपर 10 कर दोगे तो ये 28.8 हो जाएगा, और 7.2 से ये 4 बार कट जाएगा, और 10⁻⁻1 ऊपर बन जाएगी, इससे कट जाएगा, 1/4 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1/2, तो 1/2 की पावर y इज इक्वल टू, ये आएगा 1/4, और 1/2 की पावर y इज इक्वल टू 1/4, मतलब y सीधा लिख दूं मैं 2, तभी तो 1/4 आएगा। तो x 1 है और y 2 है, चेक कर लो जरा,
सिंपल होते हैं ऐसे सवाल, बस प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करना है। आगरा आंसर आ रहा होगा, चेक करें जरा एक बार। क्या सभी लोगों का आ गया? क्या सभी लोगों का यही आया आंसर? ठीक है, तो आप ये ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या आप डायरेक्ट देखना चाहो तो डायरेक्ट देख लो। कैसे, मैंने आपको बता रखा था। 0.1 कट जाएगा तो इससे जब यहां आ रहे हो तो 4 टाइम्स हो रहा है ये। 0.1 से 0.4 आ रहे हो तो 4 टाइम्स हो रहा है ना। इससे जब यहां आ रहे हो तो ये भी 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी डायरेक्ट तरीका था, है ना। ऐसे भी कर सकते हो आप। क्लियर एकदम हो गया? चलो बहुत बढ़िया, ये एकदम सही है। चलें आगे, वेरी गुड। अगला सवाल, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज E एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा H, मिनिमम वैल्यू ऑफ E विल बी। बताओ जरा। डी नहीं है यहां पर, डेल्टा है। इन्होंने डी लिख दिया यहां, ये सभी जगह डेल्टा आएगा। चलिए फटाफट से आंसर करिए। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन E दे रखी है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H दे रखी है। मिनिमम वैल्यू ऑफ E विल बी इक्वल टू 0, लेस देन डेल्टा H, इक्वल टू डेल्टा H, मोर देन डेल्टा H। फटाफट से आंसर करें। पोल क्रिएट कर दें क्या? वेट करो जरा, पोल आ रहा है। चेक करो जरा, आया पोल? बहुत बढ़िया, 72% जनता से शुरुआत हुई है। बताओ, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आइए जरा हम, ये तो बना ही लेते हो अब, क्यों बना लेते हो ना, ये तो सभी लोग बना लेते हैं। ये एंडोथर्मिक है ना, ठीक है बेटा, एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक मतलब ये ऐसा जाएगा। ठीक है भाई, क्या चाहिए इनको? क्या चाहिए, पढ़ो जरा सवाल में। ये कह रहे हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज E। कुछ नहीं लिखा है तो हम फॉरवर्ड वाली ही मान के चलते हैं, ये E। ठीक है, एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H। डेल्टा H क्या है? ये वाली वैल्यू इतनी, गौर से देख लो अब आप ग्राफ में। मिनिमम वैल्यू ऑफ E विल बी, ये है ना E, ये क्या है? डेल्टा H से ज्यादा है तो मोर देन डेल्टा H आएगा। ढोलकपुर आंसर। चेक कर लो जरा भाई, एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ ऊपर बनाओगे ना। डेल्टा H से ज्यादा, दोनों की यूनिट सेम है ही, किलो जूल पर मोल। सही बात है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अच्छा ये हमने कर लिया था क्या? एक बार चेक करो जरा, मुझे लगता है मैंने ऑर्डर के टाइम पे करवा दिया था आपको। ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, ये है ना, याद आ गया मुझे, करवा दिया था। हटा देते हैं इसको। चलो ये हो गया। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी अपनी थ्योरी में लिखा हुआ था, एक बार बस टिक कर दो ताकि रिवीजन हो जाए अपना। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? के का यूनिट मोल पर लीटर की पावर 1 - n, सेकंड इनवर्स है ना, टाइम इनवर्स होता है। एन क्या है? 0, तो के का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये भी हो चुका है अपना। ठीक है, इसमें पोल की जरूरत नहीं है।
द हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सर्टेन एंजाइम कैटलाइज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा उन्होंने, फर्स्ट ऑर्डर है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस टू फॉल फ्रॉम 1.28 मिलीग्राम पर लीटर से 0.04। बताओ जरा एक बार सोचकर कितना आना चाहिए। 1.28 से 0.04 तक तुम्हें जाना है। याद करो वो दिन। अब यहां पर उन्होंने जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है वो मिलीग्राम पर लीटर में दे रखी है, तो वो तो वैसे भी रेशियो होता है, तो यूनिट की टेंशन तो तुम्हें लेनी नहीं है ना। याद करो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, सी टी बाय सी नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर टी बाई टी हाफ, है ना। करो जरा, ट्राई करो। या आप वो भी कर सकते हो, 1.25 का आधा कर लो, फिर उसका भी आधा कर लो, ऐसे करते जाओ तो भी हो जाएगा। कितने हाफ लाइफ लगेंगे वो भी सोच सकते हो आप। बताओ जरा, हाफ लाइफ वाले तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पोल आया आपके पास? हाफ लाइफ 138 सेकेंड है ना, तुम ऐसे भी कर सकते हो। देखो 1.28 का हाफ कर लो, है ना। इसका अगर आधा कर दूं मैं तो ये हो जाएगा 0.64। इसका आधा 0.32, आधा करते जाओ। इसका आधा 0.16, इसका आधा 0.08 और इसका आधा 0.04। कितनी हाफ लाइफ लगी ये आप बता दो, आंसर आ जाएगा। हाफ लाइफ तो सेम ही होती ना फर्स्ट ऑर्डर में। एक हाफ लाइफ, 2, 3, 4 और 5, तो T इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ टी हाफ। 138 इंटू 5, 0, 4, 19, 5 और 1, 6, 690 आ जाएगा। ढोलकपुर आ रहा है आंसर, चेक करो जरा सभी लोग। 690 सेकेंड्स। ठीक है, अगर आप इससे नहीं करना चाह रहे वो वाला तरीका भी कर सकते हो। क्या? सी टी बाय सी नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर टी बाई टी हाफ, ये भी लगा सकते हो आप। इससे भी किया जा सकता है, जैसी आपकी इच्छा, है ना। क्लियर है एकदम? आ गया था। देख लेते एक बार फाइनल पोल का रिजल्ट क्या रहा। 66% जनता का एकदम सही आया। डन है मामला, क्लियर एकदम। वेरी गुड। ज्योति, विकास, शिवानी, प्रिंस, अस्मिता, फारूक, दिव्य ज्योति, क्या बात है अभिषेक, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा ये वाला सवाल हो चुका है, मुझे याद है अच्छे से, क्योंकि मैंने ये डाउट में भी तुम्हें बताया था। ठीक है, ये हो चुका है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये वाला भी मैंने प्रेशर में तुम्हें करा रखा है, A से 2B+C वाला। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ये वाला कर लो। इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट इज डबल्ड इफ द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री से 100 डिग्री द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम। बताओ जरा, करो, ट्राई करो, याद करो। पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने पर रेट बढ़ जाती है ना। कोई सा भी ऑर्डर हो, टेम्परेचर पर के डिपेंड करता है, रेट डिपेंड करती है। बताओ जल्दी से। 10 से 100 पर जाना है। टेम्परेचर रेट के बारे में बोला है, 10 डिग्री पर डबल हो जाती है।
फटाफट से आंसर कर दो फिर अगले सवाल पे चले। कितना आ रहा है? बहुत आसान है ये तो, 10 डिग्री पर डबल हो रही है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि R2/R1 2 की पावर डेल्टा T बाई 10। सही ना, क्योंकि उनने टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोल ही रखा है, रेट डबल हो रही ना, मतलब 2 हो गया। डेल्टा T कितना आ जाएगा? 10 डिग्री से 100 डिग्री जाना है ना, 90 हो जाएगा डेल्टा T। तो 2 की पावर 90/10 मतलब 2 की पावर 9 टाइम्स हो जाएगा ये। चेक कर लो 2 की पावर 9 कितना होता है। 512 ढोलकपुर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम? आ गया सबका आंसर? आसान सवाल है, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है आपसे, देखो एक्टिवेशन एनर्जी 21 नंबर का ये सवाल होगा। ये हटानी, यहां से ये हटा दो, यहां से पढ़ना। एक्टिवेशन एनर्जी EA एंड रेट कांस्टेंट K1 K2 ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। देखो सीधा रिलेशन पूछा गया है, बताओ जरा क्या होगा। याद करो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था ln K2/K1। देखना जरा ध्यान से, K2/K1 नीचे K1 आ रहा है ना, अगर मैंने ये लिखा है, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो आएगा EA/R। ln है इसलिए EA/R आ रहा है, लॉग आता तो 2.3 आ जाता। अब देखो यहां एंड हो रहा है ना K1 से, यहां T1 से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। तो ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। देखो अच्छा, ए वाला तो गलत है साफ साफ, K2/K1, और सी वाला देख रहा हूं EA/R, माइनस बाहर नहीं आएगा। बी और डी चेक कर लो, ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2, और ln K2/K1 EA/R माइनस। देखो ये दोनों ही आंसर है, बी और डी दोनों ही है इसके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो। देखो गौर से, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस बाहर ले लूं, तो माइनस बाहर आ गया तो 1/T2 माइनस 1/T1 हो जाएगा। ln K2/K1 वैसे का वैसे ही है। तो बी और डी दोनों आंसर है अगर ऑप्शन से चलेंगे तो। देख लो जरा एक बार सभी लोग चेक कर लो जरा, डी वाला भी चेक कर लो एक बार सभी, क्योंकि माइनस बाहर करके लिख रखा है ना। चलें आगे, दोनों आंसर हैं इसके, बी और डी। मतलब उस टाइम पे जिसने बी लगाया उसको भी नंबर मिले होंगे, डी वाले को भी मिले होंगे। ठीक है, बी डी। अगला सवाल है, फॉर अ रिएक्शन R इज इक्वल टू K CH3CO की पावर 3/2, देन यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। बताओ जरा क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट। फटाफट से आंसर कर दें, सिंपल एक दबाव निकाल लेते। देखो रेट ऑफ रिएक्शन तो फिक्स रहता है, इसमें कोई टेंशन नहीं, कोई भी ऑर्डर हो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये फिक्स है। ठीक है, अब हमें के की यूनिट निकालनी है, तो यहां से एन की वैल्यू कितनी है, 3/2 है ना ऑर्डर, तो यूनिट ऑफ के क्या आएगी,
मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, और n है 3/2, तो मोल पर लीटर की पावर 1 - 3/2 सेकेंड इनवर्स, और ये आ जाएगी मोल पर लीटर की पावर -1/2 सेकेंड इनवर्स। मतलब मोल की पावर -1/2, लीटर ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगी पावर 1/2 और सेकेंड इनवर्स। मोल माइनस हाफ, लीटर प्लस हाफ, सेकेंड इनवर्स। मोल माइनस हाफ, लीटर प्लस हाफ, सेकेंड इनवर्स। आगरा आंसर आ रहा है। चेक कर ले, सभी लोग चेक कर लें, आगरा आंसर आ रहा है। चेक करें जरा। बढ़िया, वेरी नाइस। भाई रेट तो फिक्स है, यूनिट रेट की थोड़ी चेंज होगी, रेट कांस्टेंट की चेंज होती है। ठीक है, चलिए भाई ये हो गया। ये वाला सवाल हो चुका है, मुझे अच्छे से याद है, 2 बार बताया था मैंने, ये भी मैं करवा चुका हूं आपको क्लास में ही। चलो ये वाला, ये भी करवाया क्या मैंने, नीट यूजी का। शायद ये नहीं हुआ है, कर लो, ये सिंपल सा है। आ रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, तो क्या चेंज होगा? एक्टिवेशन एनर्जी जो डिपेंड करता है वो डेल्टा एच पे ही करता है, डेल्टा एस और डेल्टा जी से तो कोई ताल्लुक है नहीं, है ना। डेल्टा एच पर ही तो डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा एस और डेल्टा जी से कोई ताल्लुक नहीं है। याद करो, ई एफ माइनस ई ए भी लिखा करते थे हम। अगर दोनों सेम हो जाएंगी तो डेल्टा एच 0 हो जाएगा, ढोलकपुर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ढोलकपुर आंसर आ जाएगा, अगर दोनों सेम तो 0 हो जाएगा। एकदम सही जा रही हो। चलो भाई ये हो गया। अगला सवाल, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस इज 50 केजे, एंथैल्पी इज 20 केजे। एंडोथर्मिक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ये बताना है। फटाफट से बता दो, बहुत आसान है। ई एफ माइनस ई ए भी लगा दो, डेल्टा एच 20 है। बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। बताइए। कितना आएगा? पोल की जरूरत है क्या? चलो क्रिएट कर दिया मैंने, लो। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दे रखी है आपको, ई एफ देखना कितनी, 50। डेल्टा एच एंडो है तो +20 आएगा, और डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता था याद करो, ई एफ माइनस ई ए बी। डेल्टा एच है 20, ई एफ है 50, ई ए बी निकालना है, सॉल्व कर लो, सिंपल इक्वेशन है। तो ई ए बी आ जाएगा यहां से 30। आगरा आ जाएगा आंसर, चेक करें। क्लियर, सिंपल एकदम। फॉर्मूला ध्यान होगा, आंसर आ जाएगा, बना लोगे आप सवाल। अगला सवाल, इफ इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट इन 4 घंटे में, देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 87.5% ऑफ द रिएक्शन। करो जरा, 75% हो रही है 4 घंटे में, तो 87.5% कितने में हो जाएगी? बताओ, करो, ट्राई करो।
बोलो क्या लग रहा है, बदलापुर लग रहा है? अरे बहुत आसान है, देखो 75% मतलब हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ 50%। तो 75% 4 घंटा है, तो 50% कितना आ जाएगा, 2 घंटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज तुम्हारी सी नॉट है, तो सी नॉट से सी नॉट बाई 2 जाने पर एक टी हाफ, सी नॉट बाई 4 जाने पर दूसरा टी हाफ, और सी नॉट बाय 8 जाने पर तीसरा टी हाफ। और सी नॉट बाय 8 ही तो होता है 87.5%, याद करो। यहां से यहां तक कितना है 50%, यहां से यहां तक कितना है 75%, और यहां से यहां तक कितना है 87.5%। ठीक, तो कितने टी हाफ लगेंगे, 1 2 3 टी हाफ लगेंगे। तो T इज इक्वल टू T 87.5% जो होता है वो 3 टाइम्स होता है टी हाफ का। 6 आवर्स आंसर आ जाएगा, बदलापुर आएगा आंसर, चेक कर लो। क्लियर, बहुत बढ़िया। तनीषा, गौरांशी, रुचि, रुचि, देवांजन, अनुपम, बहुत बढ़िया। क्लियर है एकदम, क्या बात है। बस ये ध्यान रखो 50%, 75, 87.5 और 93.75 याद करो। वेरी गुड। चलिए भाई, ये हो गया, ये हो गया। बड़ा सिंपल सा सवाल है नीट 2016 का। द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, बताओ। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, अगर आप देख लोगे, थोड़ी सी थ्योरी अगर आपने पढ़ी भी होगी तो भी आप आंसर कर सकते हो। जल्दी बेटे फटाफट से आंसर बता दीजिएगा, जल्दी से बोलो क्या लग रहा है आपको आंसर, जल्दी से बता देना। अरे ये तो कर लो मालिक, कि ये भी नहीं कर पाओगे, ये तो कर लो। एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया ये। अगला सवाल। अच्छा ये भी तो कर चुके हैं अपन, 200 से 220 वाला याद करो, 2 बार सॉल्व कराया था मैंने। बहुत बढ़िया, ये हो चुका है, हटा देते हैं। ये भी हो चुका है सवाल, स्लोप ऑफ माइनस ई अपॉन 2.3, याद है ये क्लास में करवा चुका हूं मैं आपको, एम्स 2016 का, आपके नोटबुक में मिलेगा। ये वाला भी हो चुका है क्या, मुझे याद आ रहा है ये भी हो चुका है। क्या बात है, काफी क्वेश्चन कर चुके हैं अपन पीवाई क्यूज के। अभी रेडियो एक्टिविटी का तो करना नहीं है अपने को, है ना। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का कोई सवाल आए तो अभी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, करा देंगे आपको बाद में। चलो ये कर लो, मैकेनिज्म वाला सवाल है ना। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको चाहिए, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर नहीं, मैकेनिज्म ऑफ अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन x2 प्लस y2 से 2xy दे रखा है। आपको बताना है कि ये एक फास्ट रिएक्शन है, ये एक स्लो रिएक्शन है, और ये एक फास्ट रिएक्शन है, ऐसा इन्होंने दे रखा है। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताएं जरा, क्या लग रहा है। अब आप इसमें ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर यहां इक्विलिब्रियम दे रखा है, स्लो लिखा है। जोन ने लिखा है वही हम मान के चलेंगे, ठीक है, जोन ने लिखा है वही हम मान के चलेंगे। मतलब इन्होंने यहां पर ये लिखा है ना, तो वैसे ईमानदारी से पता क्या होना चाहिए था, ईमानदारी से बताऊं तो इधर होना चाहिए था सिंगल एरो, लेकिन ऐसे लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें सवाल करने आते हैं। इधर होना चाहिए था ये रिवर्सिबल वाला, ठीक है। चलो भाई बताओ जरा कैसे करोगे, सिंपल तरीका होता है क्या, आओ जरा देखते हैं। मास्टर रिएक्शन ये है अपनी, है ना,
मास्टर रिएक्शन के लिए रेट लिखेंगे के एक्स टू इंटू वाई टू, मतलब एक्स टू की पावर एक्स और y2 की पावर y, यही लिखोगे आप। अब तुम स्लो स्टेप से इस वाले से रेट लिखोगे क्या, के डैश मान लेते हैं, इसका रेट कांस्टेंट है ना, इसका के मान लिया था अपन ने, तो r इज इक्वल टू के डैश एक्स और y2 ऐसे लिखोगे। अब x हटाना है तुमको, कैसे हटेगा, फास्ट वाले से, तो इसका केसी लिख लो, कैसे, x अपॉन x2, मतलब x स्क्वायर अपॉन x2, सही है, क्योंकि दो बार x आएगा इधर, तो यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा, x आ जाएगा केसी की पावर 1/2 और x2 की पावर 1/2, सही है। अब ये रिप्लेस कर दो इस जगह, तो के डैश एक्स को रख दिया मैंने केसी की पावर 1/2 और x2 की पावर 1/2। इस टाइप का एक सिमिलर सवाल हमने ए और बी वाला किया था, तो यहां से फाइनल रेट का एक्सप्रेशन आ जाएगा के डैश इंटू केसी की पावर हाफ के हो जाएगा, x2 की पावर 1/2 और y2 की पावर 1। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और x कितना है हाफ और y कितना है 1, तो ये हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5 इज द फाइनल आंसर। चेन्नई, चेक कर लो, इस टाइप का सवाल हमने किया था, सिंपल है। मास्टर रिएक्शन के लिए तुम्हें रेट लॉ लिखना है, स्लो से तुम्हें रेट लॉ लिखना है। अब स्लो और मास्टर को कंपेयर कराना होता था, फास्ट की हेल्प लिया करते थे अपन, फास्ट के लिए हम केसी लिखा करते थे। आ गया एकदम मस्त मफ्त, क्लियर है, वेरी गुड, सही जा रहे हो एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये वाला तो अपना हो चुका है, ये करवा रखा मैंने आपको, प्रेशर वाला, ठीक है। ये वाला करेंगे। A first order reaction has a specific reaction rate of this. How much time will it take for 20 ग्राम of reactant to reduce to 5 ग्राम? ये वाला कर लो। अच्छा, ये स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का मतलब क्या है बेटा, यूनिट से समझ में आ रहा है, सेकंड इनवर्स। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का मतलब रेट नहीं होता, रेट कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू दे रखी है, तो के कितना दे रखा है, 10 की पावर -2 सेकंड इनवर्स। और तुम्हें क्या करना है, यहां से पहले तुम हाफ लाइफ निकाल लो ताकि हमें आसान पड़े सवाल। कैसे, 0.693 अपॉन के, तो 0.693 अपॉन के कितना है, 10 की पावर -2, तो हाफ लाइफ आ जाएगी 69.3, क्योंकि 10 की पावर -2 ऊपर जाके 100 बना देगा, इतने सेकंड इसकी हाफ लाइफ आ गई। सही बात है। अब 20 ग्राम से 5 ग्राम पे आना है तुम्हें, तो अगर स्टार्टिंग तुम्हारा 20 है तो 20 से तुम 10 पर आओगे और 10 से तुम 5 पर आओगे, तो एक टी हाफ यहां लगेगा और एक टी हाफ यहां लगेगा, मतलब ओवरऑल कितने टी हाफ लगेंगे, 2 टी हाफ लगेंगे, और 69.3 का डबल आंसर आ जाएगा आपका 138.6 सेकंड। आगरा आ रहा है आंसर, चेक कर लो, सिंपल सा सवाल था। टी हाफ निकाला, 20 से 5 पे आना है, तो 20 से 10 पर आधा और 10 से 5 पर आधा, 2 टी हाफ लगेंगे। सिंपल होते हैं सवाल एग्जाम के, कोई बहुत बड़े तो नहीं आ रहे ना, बस ऐसे ही आते हैं। क्लियर है एकदम, चलो बेटा बहुत बढ़िया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगला ये वाला करें। इन द रिएक्शन 2A से B द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 टू 0.4 इन 10 मिनट, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B चाहिए तुम्हें, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B चाहिए, कितना होगा, करो ट्राई करो जरा। बोलो,
फटाफट से आंसर कर दें। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। बोलो क्या लग रहा है? आया कुछ? देखो, एक ही कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है 0.8 से 0.4, है ना? तो मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख रहा हूं मैं। कितनी आएगी? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी? माइनस में 0.4 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय टाइम 10 मिनट, तो ये हो जाएगा 0.4/10, मतलब 0.04। लेकिन ये क्या है? ए के लिए है ना। अब मुझे क्या करना है? बी के लिए निकालना है, लेकिन हम अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के फॉर्म में ना लिख के रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे इन दोनों के रिलेशन। देखना, तो मैं यहां ऐसे लिखूंगा माइनस डेल्टा ए अपॉन 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। मुझे डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी निकालना है ना? 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर है। माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी हम निकाल चुके हैं 0.04, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आ जाएगा अपना आंसर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा 0.02। आगरा आंसर आ जाएगा। चेक कर लो जरा एक बार। भाई तुम्हें ए के लिए डिक्रीज दे रखा था ना, तो वो तो ए की डिसअपियरेंस आएगी। तुम्हें बी की अपीयरेंस निकालना है, इक्वेशन से तुम्हें रिलेशन बनाना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में, वहां से तुम अपीयरेंस डिसअपियरेंस को कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर? आ गया? वेरी नाइस, सही जा रहे हो। अगला सवाल थ्योरेटिकल है, कर सकते हो आप। द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन कैटलाइज, अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटलाइज। कैसा होता है? द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। द हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन ए नॉट। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। पढ़ के ही समझ में आ जाएगा तुम्हें। The rate of first order reaction does depend on reactant concentration. The rate of second order reaction does not depend on reactant concentration. मुझे तो साफ साफ दिख रहा है इसका आंसर बदलापुर। The half life of first order reaction does not depend on A naught. The half life of second order reaction does depend on initial concentration. बाकी तो गलत है। क्यों? ऐसा थोड़ी है फर्स्ट ऑर्डर कैटलाइज होती है सेकंड ऑर्डर नहीं होती है, तो ये तो गलत हो गया। यहां क्या कह रहे हैं? द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट, करता है ना डिपेंड। और यहां कह रहे हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, करता है रेट। रेट तो डिपेंड करता है ना कॉन्सेंट्रेशन पे, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर हो, है ना? बस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता हाफ लाइफ। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। अगला सवाल, व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बताओ। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? सी नॉट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दोगे तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगी? डबल। ये शायद कर चुके हैं क्या अपन? थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। ठीक है, कर लिया तो अच्छी बात, छोटा सा ही एक लाइन का। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल, मतलब सी नॉट को डबल करोगे टी हाफ डबल हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगला सवाल, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन। बताओ जरा क्या रिलेशन होता था? क्या रिलेशन होता था? रिलेशन पता होना चाहिए, आंसर आ जाएगा।
99% का। T 90% होता था 3.33 T हाफ, यही होता था ना। और T 99% होता था 6.66 T हाफ। अब आपको किसके फॉर्म में लिखना है? 99.9% को के फॉर्म में ना, तो 6.66 टी हाफ को लिख दूंगा 0.693 डिवाइडेड बाय के। अब आप ये 6.66 इंटू 0.693 सोचो कितना होता है, सोचो। ये रिलेशन का हम यूज कर रहे हैं, करो जरा ट्राई। 6.66 इंटू 0.693, 4.606 कह रहे हो क्या? चेन्नई कह रही भारी जनता। चेन्नई आंसर लगा दिया, ठीक है। बस फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन और एक कर लो ये, ठीक है। बाकी के आप खुद से भी ट्राई करोगे तो बन जाएंगे। चलो करो जरा फटाफट से। फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3, द करेक्ट ऑप्शन इज। आसान सा सवाल है। क्या रिलेशन बनाओगे आप? देखो, -DN2/1 dt -DH2/3 dt प्लस D अमोनिया/2 dt। सही है। अब आप रिलेशन मिला लो, क्या आ रहा है? -DH2/3 dt इज इक्वल टू -D अमोनिया, नहीं प्लस आता है इसमें तो हटा दो, -DN2/dt ये मिल रहा है, और यहां 2 ऊपर लिखा है जबकि नीचे आता है, ये हटा दो। -DN2/dt और हाफ D अमोनिया/dt, यही सही है। यहां 3 टाइम्स दे रखा है जबकि 1/3 होता है। चेन्नई इज द आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? तो इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते रहते हैं। आप लोग जितने भी मैंने लेक्चर कराए हैं उन सभी का बैकलॉग क्लियर कर लीजिएगा, और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल आपसे केमिकल काइनेटिक्स का बन जाएगा, ठीक है। चलो भाई, जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और आप आते हो अच्छा लगता है, पढ़ते रहा करो बस, है ना। और फॉर्मूले जरूर लिखें आप, है ना। जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं उसको आप एक पेज में लिख लें, और उन फॉर्मूलों को बार बार रिवाइज करते रहें। रही बात न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाले पोर्शन की, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला पोर्शन हम बाद में कभी कर लेंगे। नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट। नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आप एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ लेते हो, तो वो सवाल सेम ही रहते हैं, कोई चेंज नहीं रहता, ठीक है। इसलिए यहां पर सवाल नहीं पूछते हैं आपसे नीट में। लेकिन फिर भी एक बार मैं अल्फा बीटा पार्टिकल 1-2 लेक्चर का आगे कभी करवा दूंगा, है ना। अल्फा बीटा पार्टिकल ये सब निकालने वाले सवाल, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बता दूंगा, फॉर्मूले यही सब लगने काइनेटिक्स के, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप लोगों का आई होप बैकलॉग सबका कवर हो चुका होगा पिछले वीक में। इस वीक का भी मान लो अगर कभी बैकलॉग हो, वैसे तो बैकलॉग होने मत दो, लेकिन अगर होता है तो थर्सडे से लेकर संडे तक का टाइम आपके पास रहता है बैकलॉग क्लियर करने का, तो वो आप कर लेना। क्लियर है एकदम बेटे? चलें फिर। टेस्ट का सिलेबस के बारे में पूछा जा रहा है कई बच्चों के द्वारा। तो टेस्ट में ऐसा रहेगा कि 30% बैक चैप्टर से आएगा, मतलब जो पीछे के हो चुके हैं, और 70% जो रनिंग है उससे आएगा। जैसे केमिकल काइनेटिक्स का 70% आएगा, सॉल्यूशन 30% आएगा, ऐसा। क्लियर है एकदम? डन है मामला? चलो, बैकलॉग नहीं है, बहुत बढ़िया। अगर बैकलॉग नहीं है तो बहुत अच्छी बात है ये। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, डीपीपी सॉल्व करो आप, है ना। आज तो खैर कोई डीपीपी नहीं, क्योंकि पीवाईक्यू डिस्कशन था। कोलिजन थ्योरी में उतने सवाल बनते भी नहीं है। ये 2 टाइप के सवाल मैंने करवा दिए आपको। तो आज आपको डीपीपी नहीं दिए तो आपको लेक्चर रिवाइज करना अच्छे से, जितने सवाल मैंने करा उसको कर लेना है, ठीक है। क्लियर है? चलें फिर। अब मुलाकात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तब तक